ये हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी और हमारे पास एक आर्टिकल यहाँ पर पड़ा भी हुआ है जो हम उस दिन देख रहे थे। आई थिंक ये वाला है, ये शायद मुनीहा का ही है और वो आ गई। ये वाला हम आर्टिकल देख रहे थे, इसको आप ऐसे ही कंट्रोल ए करें। पहले चेक कर लें कितने वर्ड्स हैं इसके। 500, बस ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर आकर लिखना है जी प्लेजरिज्म चेकर सर्च करें और आप ये स्मॉल एसईओ टूल्स, डुप्लीकेट चेकर, प्लेजरिज्म चेकर .co, प्लेजरिज्म चेकर फ्री डिटेक्टर.net और ये प्री पोस्ट एसईओ। ये आपने 5 ओपन कर लेने हैं प्लेजरिज्म चेकर्स और ये लिंक्स आपको सामने नजर आ रहे हैं। और ये इन सब को ओपन करने का फ़ायदा क्या होगा कि अगर कोई लाइन किसी जगह पर मिस होती है तो दूसरा उसको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है। और जो मैं ये आर्टिकल यूज़ कर रहा हूँ, अगर इसमें प्लेजरिज्म आता है तो कोई इतनी वो परेशानी टेंशन वाली बात नहीं है। ये चूंकि आपकी प्रैक्टिस असाइनमेंट्स हैं तो इसमें अगर आ भी जाए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने अच्छे तरीके से अपनी वेबसाइट्स बिल्ड करनी है तो आपका कंटेंट 100% ओरिजिनल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये कॉपी पेस्ट कंटेंट यूज़ करेंगे ना तो ऑलरेडी वो कंटेंट किसी और बंदे ने अपने वेबसाइट पर लिखा होगा और वो ऑलरेडी इंडेक्स्ड भी होगा। तो गूगल आपके उस कंटेंट को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देगा। गूगल आपके उस कंटेंट को कहीं किसी नुक्कड़ में रखेगा, कोई 20 में 25वें पेज पेज पे। तो आपने इस तरीके से काम नहीं करना। आपके पास जो भी कंटेंट आपने अपनी वेबसाइट पे लिखना है वो 100% ओरिजिनल लिखना है, ताकि कोई उसमें गुंजाइश ही ना रहे मतलब कि कुछ कॉपी पेस्ट होने की। क्योंकि गूगल की साइकोलॉजी ये है, गूगल देखता है कि आप जो हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर वो गूगल के डेटाबेस में क्या नई चीज़ ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी हम फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, हमने आर्टिकल लिखना है जी हाउ टू मेक मनी ऑन फाइवर। हम 10 लोगों ने सेम आर्टिकल लिखना है सेम टाइटल पे। ओके, तो हम 10 लोग लग गए जी एक आर्टिकल के ऊपर सेम आर्टिकल लिखने के लिए। अब फॉर एग्जांपल हम में से 9 लोग जो हैं वो गूगल पर सर्च कर रहे हैं, गूगल से देख रहे हैं, इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके अपना आर्टिकल रेडी करके 9 आर्टिकल जो हैं वो सबमिट हो गए हैं जी, 9 आर्टिकल रेडी हो गए हैं। लेकिन एक बंदा जो है वो सारे का सारा वर्ड टू वर्ड उस बंदे ने खुद लिखा है। और उसके बाद जब सब लोग ये वो 9 लोग और ये टोटल 10 लोग जब अपने आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे और गूगल में सबमिट करेंगे तो जो वो बंदा जिसने अपना सारा आर्टिकल खुद लिखा हुआ है वो जल्दी रैंक करेगा, मतलब कि वो विद इन डेज रैंक करेगा। लेकिन जबकि जो दूसरा है जो जिन लोगों ने कॉपी पेस्ट किया है तो वो भी रैंक करे ना करे, मतलब कि टाइम लेगा एक तो काफी ज्यादा। वो लेगा तकरीबन आपके कोई महीने लेगा, 2-2.5 महीने। और फिर भी गारंटी कोई नहीं कि वो रैंक कर जाए कि ना करे। ओके, तो सर जी, जी सपोज ये आपने जो कहा था कि एसईओ टूल्स हैं, इस पे सर पहले इतने आर्टिकल होते हैं तो पूरा वही, मतलब इसको हम अपनी वर्डिंग में फिर कैसे लिखें? ऑलरेडी उस पे इतना उनका काम लिखा हुआ होता है। मैंने आपको लास्ट उसके अंदर बताया था ना, जैसे हमने वो लैपटॉप वाला आर्टिकल लिखा था तो मैंने वो कॉपी पेस्ट तो नहीं किया था किसी चीज को भी, खुद से लिखा था ना मैंने। हाँ जी बिल्कुल सर। तो उस तरीके से आप भी खुद से लिख सकते हैं। और जो मैंने एक दो कंपनीज विजिट की थी और वहां पर मैं गया था उनके वेबसाइट्स की ऑडिट करने के लिए, और वहां पर मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, उन्होंने जो राइटर्स बिठाए हुए थे ना वो बोला कैसे काम कर रहे थे। वो राइटर्स काम कर रहे थे जनाब, ये फॉर एग्जांपल जी वेबसाइट है, ये मैं निकाल ही लेता हूँ आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी यहाँ पर हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन ऑन फाइवर। ये मैंने एक कीवर्ड यहाँ पर ऐड किया है। फॉर एग्जांपल जी मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये वाला आर्टिकल।
ठीक है, और यहाँ से मैं साथ ओपन कर लेता हूँ जी वर्ड। अभी मैं बता रहा हूँ जो प्रोफेशनल कंपनीज अपने राइटर से काम लेते हैं वो किस तरीके से लेते हैं, अब मैं वो आपको बता रहा हूँ इस टाइम। तो उनके राइटर जो मैंने ऑब्जर्व किए ना, उनके राइटर्स ने जिस वेबसाइट से कंटेंट लेना है उन्होंने वेबसाइट को आधी वेबसाइट खोल लेनी, आधा वर्ड खोल लेना, और उन्होंने क्या करना फिर, उन्होंने यहाँ से पकड़ना जी एक पैराग्राफ, जैसे ये है फर्स्ट पैराग्राफ। रिमोट वर्किंग हैज बीन अ पॉपुलर ट्रेंड इन recent years. One online marketplace where you can showcase your skills and get paid for the work you do is Fiverr. Knowing how to make money on Fiverr, ये देखिए उसने कीवर्ड टारगेट किया अब इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में, can offer endless work opportunities, giving you a reliable stream of income from any part of the world. ठीक है, अब मैंने ये एक पैराग्राफ पढ़ा आपके सामने, अब मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा जी कि ठीक है, मैंने ये वाला पैराग्राफ पढ़ के इसमें से कुछ अपने अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग लेकर यहाँ पर लिखा। ठीक है, एक ये तरीका होता है जी कि आप पैराग्राफ पैराग्राफ करें, लेकिन कुछ जो लोग हैं वो एक लाइन वाइज कर रहे होते हैं, जैसे ये एक लाइन है, रिमोट वर्किंग हैज बीन अ पॉपुलर ट्रेंड इन रिसेंट ईयर्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा जी विद से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम कोई अच्छा सा सब्जेक्ट लेंगे। देखिए, अब मैंने ये वाली लाइन को अपने इसको पढ़ के अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर लाइन लिख दी। इसने लिखा हुआ है जी रिमोट वर्किंग हैज बीन अ पॉपुलर ट्रेंड इन रिसेंट ईयर्स। इसका मतलब ये है कि रिमोट वर्किंग होता है कि घर से बैठ के काम करना। ठीक है, ये इसका काफी ट्रेंड हो गया पिछले कुछ सालों में, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जी ऑनलाइन वर्किंग फ्रॉम होम हैज बीन अ ग्लोबल ट्रेंड सिंस द कोविड पैंडेमिक। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोफेशनल कंपनीज के राइटर्स जो हैं वो काम करते हैं। तो अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर अच्छा नॉलेज या अच्छी ग्रिप है तो फिर आपको किसी वेबसाइट की जरूरत नहीं। फिर जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, आप चाहे खुद से लिख लें बैठ के यहाँ पर, या फिर आप गूगल डॉक्स में आकर टेक्स्ट क्या कहते हैं स्पीक टू टेक्स्ट कर लें, उस तरीके से आप जल्दी लिख सकते हैं। तो ये वो सिनेरियोज हैं कि जब आपको किसी टॉपिक के ऊपर अच्छी ग्रिप हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन अगर आपकी कोई अच्छी ग्रिप या अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर आप उसके लिए ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको काफी फायदा देगा, और आप लोग जो हैं वो अच्छे से अच्छा आर्टिकल लिख लेंगे। लेकिन आर्टिकल लिखने से पहले आपने जो होमवर्क करना होता है वो हमेशा याद रखें कि आपने जब भी आर्टिकल लिखना है आपने कीवर्ड्स को माइंड में रख के लिखना है। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपके पास आता है, वो आपको नहीं कहता जी कि मेरा एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिख दें, तो आपने फिर भी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ही आर्टिकल लिखना है और उसको लिख के बताना है कि ये आर्टिकल जो है वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड भी है। तो वो बंदा आपका एक तरह से परमानेंट क्लाइंट होने के चांसेस पे आ जाएगा, और शायद आपका परमानेंट क्लाइंट हो भी जाए। तो इस तरीके से आपने, अगर आप थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाकर काम करेंगे अपने क्लाइंट्स के लिए, तो वो आपके साथ परमानेंट बिजनेस जो है वो करना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आपका ही फायदा है। ओके, सर और डी अगर जी सर ये अगर सपोज आपने जो आर्टिकल हमें दिया है, ठीक है,
अगर हम मतलब उसका डाटा इधर उधर से उठा उठा के मिक्स अप कर दें, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर दें उसकी, मतलब लाइक टूल्स की प्राइस मिक्स कर दें, मिक्स नहीं मतलब डिफरेंट वेबसाइट से उठा के, और वो भी प्लेजरिज्म में आएगा फिर। नहीं, अगर जो इस तरह के आर्टिकल होते हैं ना जिसमें आपने, ये जो होते हैं ये कमर्शियल और रिव्यूज मिक्स होते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, आपने तीन चार, जैसे आपका था जी बेस्ट एसईओ टूल्स वाला आर्टिकल, ठीक है, तो आपने एक वेबसाइट ओपन की, वहां पर देखा जी उसने तीन टूल्स लिखे हुए हैं, जिसमें एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, ठीक है। फर्स्ट वेबसाइट ने ये तीन टूल्स मेंशन किए हुए हैं। आप जाते हैं अब दूसरी वेबसाइट के ऊपर, दूसरी वेबसाइट ने यहाँ पर एक ये टूल एक्स्ट्रा मेंशन किया हुआ है। तीसरी पे जाते हैं, तीसरी ने एक ये टूल एक्स्ट्रा मेंशन किया हुआ है। तो आपने इस तरीके से सभी वेबसाइट से कुछ डिफरेंट टूल लेना है। ओके, जब आपके पास टूल के नेम्स आ गए या कोई भी प्रोडक्ट है उसके नेम्स आ गए, फिर आपके पास एक तरीका होता है कि आप उसी आर्टिकल पे जहां से आपने उसकी इंफॉर्मेशन ली है उसको इसी तरीके से लाइन बाय लाइन या पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ के अब अपनी वर्डिंग में यहाँ पर लिखते रहें। इसके अलावा दूसरी ऑप्शन उसकी ये होती है कि आप डायरेक्ट इस मेन वेबसाइट पे जाएं और वहां से जाकर देखें कि आपको क्या चीज उसकी वेबसाइट के ऊपर अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर जाऊं जी एचआरएफ के ऊपर, यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर जी मैं आकर देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास एक लाइन बन गई जी कि ये जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, ये इसके साथ ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, जिसकी वजह से ये वाला जो एसईओ टूल है ये बहुत रिलायबल है। ठीक है, तो आप इसके ऊपर एक पैराग्राफ सुकून से लिख सकते हैं। आप थोड़ा सा नीचे आए, ऑल इन वन एसईओ टूल्स। अब आप एसईओ साइट ऑडिट, साइट एक्सप्लोरर, कीवर्ड एक्सप्लोरर, कंटेंट एक्सप्लोरर और रैंक ट्रैकर, इस एक एक टॉपिक के ऊपर आप आराम सुकून से इस टॉपिक को गूगल पर सर्च करके कि साइट ऑडिट क्या होती है, साइट ऑडिट कैसे होती है, एचआरएफ साइट ऑडिट कैसे करके देता है, तो इस तरीके से आपका ये आर्टिकल जो है वो तैयार हो सकता है। इसके बाद आप अपनी आर्टिकल के अंदर इनकी ये डेमो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर इन्होंने ऐड की हुई है। उसके बाद आप मजीद नीचे आए तो फ्री लर्निंग मटेरियल्स, तो आप इसमें ये मजीद एक पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं कि ये एचआरएफ जो है वो आपको सिर्फ ये एक एसईओ टूल नहीं है, जबकि ये आपको फ्री लर्निंग ट्यूटोरियल्स भी देता है कि आपने इस टूल को यूज कैसे करना है। उसके बाद आप नीचे आए तो फिर आप इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो देख लें, अगर आप बाकी वेबसाइट्स पे जाएंगे, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें और फिर आप बाकी वेबसाइट्स पे जाकर पढ़ें, तो आप नोटिस करेंगे कि आपका जो आर्टिकल लिखा हुआ होगा वो सबसे डिफरेंट और सबसे अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्टली इस वेबसाइट को टारगेट किया है, आपने डायरेक्टली जो आपकी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऐड की है। तो ये कुछ आपकी स्ट्रेटजीज हैं जो आप यूज करके किसी भी तरह का आप आर्टिकल लिख सकते हैं। समझ लग गई? सर ये जो हम इमेज यूज करते हैं आर्टिकल में, इसका कॉपीराइट क्लेम लेना होता है? इमेज आपने कभी भी गूगल से डाउनलोड करके ऐड नहीं करना। आप जितनी भी मेरी वेबसाइट्स देख ले, मैंने कभी भी इमेज जो ऐड किया होगा वो इधर उधर का इमेज नहीं ऐड किया होगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल इतना ही कोई रेलेवेंट इमेज है, जैसे अगर आप कह रहे हैं जी कि आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं जी उसके ऊपर, वो मदफीज के ऊपर, तो उसके अंदर जी आपने उसकी पिक्चर लाजमी ऐड करनी है। अब कोई ऐसा तरीका तो है नहीं कि आप जाएं हफीज साहब से मिलें, सेल्फी लें और वो अपलोड करें, तो ये काम तो आप कर नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे कि आप गूगल से कोई इमेज लेंगे, ठीक है, अब गूगल से आकर इमेजेस में जाएं, आपने वो इमेज देखना है जिसके ऊपर कोई लोगो ना लगा हो। जैसे ये इमेज है ना, ये इमेज है तो ये क्रिक इन्फो वालों का, लेकिन इसके ऊपर कोई लोगो नहीं है, ठीक है, तो आपने इस इमेज को डाउनलोड कर लेना है, लेकिन इसको ऐसे अपलोड नहीं करना।
आपने इसके ऊपर अपनी वेबसाइट का ब्रांडिंग करके, मतलब कि आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम लिख दें या इसके ऊपर एक वाटरमार्क लगा दें, तो आपने उस तरीके से उसको यूज करना है। या फिर एक और तरीका होता है कि आप कैनवा ओपन करें, आप इस पिक्चर को इतना इतना क्रॉप कर दें, बैकग्राउंड आप ब्लैक कर दें, या इसको यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव करके हफीज साहब को बिल्कुल ही एक वाइट बैकग्राउंड पे पोस्ट कर दें, तो वो आपकी अपनी पिक्चर बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पिक्चर यूज करनी है। या फिर आप जाएं, अगर मैं अभी कुछ दिनों तक आप लोगों के टूल्स भी रेडी हो जाएंगे, सारे के सारे एसईओ टूल्स, तो फिर उसके अंदर आपको एक ये टूल मिल जाएगा, इवांटो एलिमेंट्स। ये टूल आपके वेबसाइट करियर के अंदर एक मस्ट चीज है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा चीजें मिलेंगी। स्टॉक वीडियोस, मतलब कि ये वो वीडियोस हैं जो लोग अपनी मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं स्टॉक वीडियो पे क्लिक करता हूँ और मैं जाकर सर्च में लिखता हूँ जी कि मैंने अपना फोन सेल करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी फोन सेलिंग और एंटर प्रेस करता हूँ। तो फोन सेलिंग से रिलेटेड जितनी भी ये स्टॉक वीडियोस होंगी या टेम्पलेट वाली वीडियोस होंगी, ये हमारे सामने आ जाएंगी। अब ये वीडियोस हैं सारी। ठीक है, कि आप ये देखें, जैसे ये वीडियो फोन यूज कर रही है और ये सेल्फीज बना रहे हैं, एक ये फोन की वीडियो है, ये देखें इवांटो का वाटरमार्क लगा हुआ है इसके ऊपर। आप इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते। आपके पास जब इसका पेड अकाउंट होगा, जो कि आप लोगों को दिलवा दूंगा मैं, वो आपने फिर जब वो आप पेड अकाउंट यूज करके यहाँ से डाउनलोड करेंगे इसको, तो इसमें ये वाटरमार्क नहीं आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से इमेजेस वीडियोस ले सकते हैं। आप यहाँ से आए जी, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट्स के ऊपर आए, चाहे ग्राफिक टेम्पलेट्स के ऊपर आप वेबसाइट्स के ऊपर आए, या आपको कुछ टेम्पलेट्स मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मजीद ये मोर के अंदर आकर वर्डप्रेस के अंदर आए, तो आपको यहाँ पर बेतहाशा पेड थीम्स मिलेंगे, बेतहाशा पेड प्लगइन्स मिलेंगे, और काफी ज्यादा टेम्पलेट की किट्स में मिलेंगी। ठीक है, तो ये काफी जो है वो मजेदार चीज है। आपके पास जो प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट्स होंगे, जो बड़े प्रीमियम प्रीमियम प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स होंगे, जो पेड होंगे सबके सब, वो आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक मस्ट टूल है जो कि आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बल्कि आप लोग खुद लेंगे इसको, और मैं बता दूंगा कि आपने किस तरीके से इसको लेना है। मुझे इमेजेस यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। देखिए, आप म्यूजिक भी ले सकते हैं, रॉयल्टी फ्री म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स अगर आपने ऐड करने किसी वीडियो के अंदर, तो आप वो भी यहाँ से ले सकते हैं। और आप लोगोज भी यहाँ से ले सकते हैं या बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये फॉन्ट्स वेबसाइट्स के, ये देखें जी, क्या कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको। अब यहाँ पर अगर मैं आगे लिखता हूँ ना मोहम्मद हफीज, शायद यहाँ पर मिल जाए पिक्चर, कोई नहीं मिल रही। नहीं, यहाँ पर अपलोडेड नहीं है। यहाँ से अगर आप मोहम्मद हफीज लिख रहे हैं, तो आप क्रिकेटर करके भी सर्च कर सकते हैं यहाँ से। आप इनमें से कोई पिक्चर या वीडियो ले सकते हैं, और ये आपके पास पिक्चर जो होंगी वो फुल HD या 4K प्रिंट के अंदर होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपने इमेजेस को यूज कर सकते हैं। हो गया क्लियर? यस सर, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन? प्लेजरिज्म चेक कर रहे थे हम, प्लेजरिज्म अब हो गया होगा रेडी सबका। ये देखें जी, प्लेजरिज्म रिपोर्ट आ गई है। अब यहाँ पर जो ये रेड वाली लाइंस हैं, ये प्लेजराइज्ड हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्लेजरिज्म इसका रिमूव करना है, तो आप इन लाइंस को रीराइट कर दें। इस लाइन को आप रीराइट कर दें, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं जी पैराफ्रेज कर दें, और जितनी लाइंस वो बता रहा है उन सबको आप पैराफ्रेज कर दें। दूसरे प्लेजरिज्म चेकर के अंदर आए, ये भी आपको 9% प्लेजरिज्म बता रहा है, 91% यूनिक बता रहा है। आप इस ये भी वही लाइन बता रहा है, इसका मतलब कि ये लाइन वाकई प्रॉब्लमेटिक है, तो आप इस लाइन को चेंज कर दें। नेक्स्ट पे आए आप, ये भी आपको पहली ही लाइन प्रॉब्लमेटिक बता रहा है,
इसका भी 13% प्लेजरिज्म है और 87% यूनिक है। यहाँ पर सर अगर आते हैं तो यहाँ पर 100% भी तो जरूरी है, क्या चीज? 100% मतलब होना चाहिए आर्टिकल क्लियर। मैं आपको कब तब से यही तो कह रहा हूँ कि आपने अपना आर्टिकल 100% यूनिक रखना है। ओके सर। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो वही लाइन प्रॉब्लमेटिक है और कुछ वही सेम सेम लाइंस हैं जो प्रॉब्लमेटिक है। तो आपको अब आइडिया हो गया ना कि आपकी कौन कौन सी लाइंस में प्रॉब्लम है, तो आप उन लाइंस को पैराफ्रेज कर दें और दोबारा इन सभी से गुजारें एक दफ़ा, तो आपको पता लग जाएगा जी कि आपका कंटेंट जो है वो अब 100% यूनिक हो गया। ओके हो गया जी? यस सर। कोई और क्वेश्चन? आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है जी ऑफ पेज एसईओ। हमने उस दिन ऑन पेज एसईओ देखी थी सारी, और अब हम देखेंगे जी ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ जो है वो हमारी ऑन पेज से ज़रा डिफरेंट है, लेकिन जितनी इम्पोर्टेंट हमारे पास ऑन पेज है उतनी ही हमारे पास ऑफ पेज भी इम्पोर्टेंट है। और अगर हम एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी 30% एसईओ जो है वो ऑन पेज होनी चाहिए और 70% हमारी एसईओ जो है वो ऑफ पेज होनी चाहिए, तब जाकर हमारा आर्टिकल जो है वो अच्छे से रैंक करता है। और अगर हम इन दोनों टर्म्स को समझें तो ऑन पेज वो एसईओ है जो कि आपके उस पेज के ऊपर इंप्लीमेंट होती है। जैसे हमने उस दिन कुछ आर्टिकल्स देखे, हम उसके पेज के अंदर ही हम देख रहे थे जी कि हमने टाइटल में ऐड करना है जी कीवर्ड, फर्स्ट पैराग्राफ में एक ऐड करना है जी कीवर्ड, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करना है कीवर्ड, कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन रखनी है, इमेजेस के अंदर कीवर्ड्स ऐड करने हैं, उनके क्या कहते हैं इमेज का जो टेक्स्ट होता है उसके अंदर हमने ऐड करने हैं, H1 H2 टैग्स के अंदर ऐड करने हैं, और ये कुछ LSI कीवर्ड्स भी ऐड करने हैं। तो ये हम उसी पेज के ऊपर सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रहे थे, लेकिन हमारे पास जो ऑफ पेज एसईओ है ये डिफरेंट है। ये हमारे पास होती है उस पेज के अलावा। ओके, तो ऑफ पेज एसईओ के अंदर हमारे पास जो हमारी चेकलिस्ट है वो मैं आपको बताता हूँ, वो आपने माइंड में रखनी है और उसी चेकलिस्ट को फॉलो करते करते आपने हमेशा ऑफ पेज एसईओ जो है वो किया करनी है। और ऑफ पेज एसईओ मैंने उसकी कुछ चीज़ें अपने फ्रीलांसिंग के कोर्स में भी बताई हुई हैं, तो कुछ वो लोग जिन्होंने अटेंड किया था वो कोर्स उनको याद होगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं। दसो ज़रा। बोल गया सर। ए कोर्स भी तुसी यही कहना लैके कि भुल गया सर। सर वो लैपटॉप चोरी हो गया था ना, फिर सदमे में भूल गया। होए 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 होए। तो ऑफ पेज एसईओ की चेकलिस्ट में हमारे पास सबसे जो पहली चीज आती है ना वो है जी सर्च इंजन सबमिशन। ये क्या होता है जी? जब भी आप कोई आर्टिकल लिखते हैं या जब भी आप गूगल के अंदर कुछ ना कुछ चीज एडअप करते हैं, जैसे मैंने एक आर्टिकल लिखा और मैं अब गूगल को बताना चाह रहा हूँ कि जी कि ये मेरा आर्टिकल है, तो ये आप गूगल के सर्च इंजन को, गूगल जो है वो सर्च इंजन है, तो आप उसको सबमिट करेंगे। वो आप कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से आ जाएंगे हम अपने इसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, फाइवर प्रो टिप्स। काशिफ याद है कैसे करेंगे सबमिट? सर कुछ भी याद नहीं है।
नींद तो नहीं गया। प्रोफाइल बनाना आती है बस, वो फाइवर पे और ओए गिग्स होए होए वगैरह। होए होए। सर आज आपने अल मशहूर नहीं कहा, अल मशहूर फाइवर टिप। बस भूल गया। सबसे पहले आपने जब भी अपनी वेबसाइट लॉगिन किया करनी है तो जितनी भी अपडेट्स हुआ करेंगी आपने उसको अपडेट कर लेना है, क्योंकि आपकी वेबसाइट जो है इसकी वजह से उसकी स्पीड जो है वो डाउन हो सकती है। क्योंकि बाकी साइट्स पे भी अपडेट्स आती हैं ये वाली, और वो अपडेट कर लेते हैं और उनकी वेबसाइट जो है वो अपडेटेड रहती है। अगर आप अपडेट नहीं करते तो वो आपको आउट रैंक करके आपसे आगे निकल जाती हैं। तो ये आप एक समझ लें कि एक रेस है जिसमें आपने बिल्कुल प्रोएक्टिवली परफॉर्म करना है, तभी आपका फायदा होगा। जैसे जी हमारा ये आर्टिकल है, हमने ये आर्टिकल लिख लिया हुआ है और अब हमने इस आर्टिकल को सबमिट करवाना है गूगल को और बाकी सर्च इंजन्स को। वो हम कैसे करेंगे? लेकिन इससे पहले हमें उस इस अपनी वेबसाइट का साइट मैप भी बनाना होता है। वो भी हम देखेंगे आज कि हमने साइट मैप कैसे बनाना है और हमने आर्टिकल जो है वो किस तरीके से सबमिट करना है। गूगल यहाँ पर आप आए और यहाँ पर आपने लिखना है जी सर्च कंसोल। ठीक है, सर्च कंसोल जो है गूगल का ये टूल है, इसको यूज करते हुए हमने अपनी वेबसाइट को सबमिट करना होता है यहाँ पर। और जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ से कुछ एक दो प्रोसेसेस करने के बाद फिर आप अपनी वेबसाइट को सबमिट करेंगे। तो अगर आप देखें कि गूगल सर्च कंसोल के अंदर ये मेरी फाइबर प्रो टिप्स जो है ये सबमिट हुई हुई है, और इसका अगर मैं साइट मैप दिखाऊं आपको तो साइट मैप इस टाइम मुझे शो कर रहा है। आपने साइट मैप कैसे बनाना है जी? आपने साइट मैप, आपकी वेबसाइट ऐसे लिखी आ रही होगी, आपने यहाँ पर आकर लिखना है जी साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट XML। ठीक है, या इसका एक और आसान तरीका होता है इसको फाइंड करने का, क्योंकि कुछ वेबसाइट का डिफरेंट होता है ये। और वो क्या होता है जी कि आपने अपनी वेबसाइट के होम पेज पे आना है। होम पेज पर आकर आपने // साइट मैप डॉट XML ये लिखेंगे तो ये आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग खुद ही ये देखें चेंज हो गया। अब साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट XML ये मेरा एक्यूरेट है और आपको ये पेज शो करना चाहिए उसको। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई एरर आता है तो फिर आपने ये URL है, ये जो आपने ये एक्सटेंशन ऐड की है ये ठीक ऐड नहीं की। ओके, तो जब आपको पता लग जाए, जैसे मैं अगर यहाँ पर आऊँ ना, मैं यहाँ पर वो लिखूँ काशिफ की वेबसाइट kashifmarketing.com। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं आकर लिखूँ जी /sitemap.xml एंटर प्रेस करूँ तो ये देखें जी ये उसका पेज शो हो रहा है। और अगर हम चेक करना चाहें कि ये भाई साहब क्या काम कर रहे हैं तो हम वो भी देख सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे कि हम इसके जाएंगे तो जी ये देखें जी kashifmarketing.com पोस्ट का साइट मैप, इस पे क्लिक करेंगे तो पता लग जाएगा हमें कितनी पोस्ट इसने अपलोड की हुई है। ऐसे सिर्फ 2 पोस्ट अपलोड की हुई है। अगर हम इसके पेजेस देखें तो इसके पेजेस हैं जी 11 पेजेस, और वो कौन कौन से हैं? अबाउट अस का पेज है, कॉन्टेक्ट अस का पेज है, डिस्क्लेमर का पेज है, होम का, फिर होम टू का, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट सर्विसेज, पोर्टफोलियो अबाउट, ये सब पेजेस इसने बनाए हुए हैं। इसके अलावा ये बाकी सब जो है ये इतने मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं होते, मेन बस ये पोस्ट और पेज यही 2 इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी तरीके से आप अपनी कोई भी कंपेटिटर की वेबसाइट का ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे एक वेबसाइट है जी जिसको मैं अपना कंपैरेटर समझ के उसके साथ काम, मतलब कि उसको मेरा कंपैरेटर समझता हूँ मैं उसको, और इसकी वेबसाइट पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। एंड फ्रॉय
ये बंदा जी, इसकी वेबसाइट पे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, तो इसको भी याद रखें ज़रा। इसके मैं आता हूँ जी साइट मैप, शायद इसने हाइड किया हो, साइट मैप डॉट XML। ये देखें जी, दो हमारे पास साइट मैप आ रहे हैं, पोस्ट का और पेज का। अगर मैं इसके पोस्ट वाले साइट मैप में जाऊं तो ये भाई साहब ने आज तक 392 आर्टिकल्स पब्लिश किए हुए हैं। ओके, और अगर आप इसके पेजेस देखें तो ये भाई साहब के 91 पेजेस हैं। इसमें भी उसने देखें आर्टिकल्स पब्लिश किए हुए हैं, कुछ इसने पेजेस में पब्लिश किए हुए हैं, कुछ इसने पोस्ट में पब्लिश किए हुए हैं। तो तकरीबन 500 आर्टिकल्स इस बंदे ने पब्लिश किए हुए हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको एक रफ सा एस्टिमेट मिल सकता है कि अगर आपने अपने कंपैरेटर को बीट कर रहे हैं तो आपके पास कितने आर्टिकल्स होने चाहिए। गॉट इट? तो आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने यहाँ पर आकर देखना है कि आपकी साइट मैप जो है वो किस तरीके से आ रही है। जैसे मेरी साइट मैप यहाँ पर आ रही है साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट XML। आपको ये इसी तरीके से लिखने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ लिखना है फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद आपने लिखना है जी साइट मैप डॉट XML। ओके, उसके बाद ये इस तरीके से आ जाएगी। और जब आपका ये वाला पेज लोड हो जाए और इस तरीके से ये आपका बन जाए यूआरएल, तो आपने क्या करना है जी, आपने सिर्फ ये इतना यहाँ से कॉपी करना है, साइट यहाँ से सर्च कंसोल में आकर साइट मैप्स में जाना है और यहाँ से आकर आपने इसको कंट्रोल वी कर देना और इसको सबमिट कर देना। ठीक है, इसको देखें मैं सबमिट करूंगा तो हमारा सबमिटिंग साइट मैप आ रहा है, तो हमने अपनी वेबसाइट जो है गूगल को सबमिट कर दी। ओके, इसको गॉट इट करूंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर लिखा आ रहा है जी कि डिस्कवर्ड यूआरएल 66, कि गूगल ने हमारी इस वेबसाइट के ऊपर 66 यूआरएल्स को डिस्कवर किया है। अब आपकी सिर्फ अभी वेबसाइट सबमिट हुई है, आपने जब भी आर्टिकल लिखना है, जब भी आपने आर्टिकल लिखना है, आपने उसका लिंक यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से आपने आना है जी यूआरएल इंस्पेक्शन के अंदर, यहाँ से आगे आपने लिंक डालना है, एंटर प्रेस करना है, तो अब आपके सामने लिखा आ जाएगा कि ये यूआरएल जो है गूगल के ऊपर मौजूद है कि नहीं। ये देखें जी, यूआरएल इज ऑन गूगल। और अगर आपका यहाँ पर लिखा आया कि यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, तो फिर यहाँ पर लिखा यही लिखा आएगा रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। तो फिर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेकर आपके उस आर्टिकल को या उस लिंक को गूगल में सबमिट कर देगा। लगी समझ? और अगर आप का वो लिंक या वो आर्टिकल आप सबमिट नहीं करते तो वो आप गूगल की सर्च में नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं कि बेस्ट फुटबॉल मैन्युफैक्चरर्स इन पाकिस्तान, आपने ये आर्टिकल लिख दिया और आपने उसको पब्लिश कर दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर, लेकिन आप उसको यहाँ पर इंडेक्स करना भूल गए और फिर आप अगर लिख रहे हैं जी यहाँ पर गूगल पर बेस्ट फुटबॉल मैन्युफैक्चरर्स इन पाकिस्तान, तो बाकी दुनिया जहान के आर्टिकल्स आ जाएंगे, आपका आर्टिकल नहीं यहाँ पर शो होगा। उसकी रीजन क्या है कि आपने अपना आर्टिकल गूगल को सबमिट ही नहीं किया। ठीक है, यहाँ से आकर आपने उसको सबमिट ही नहीं किया, तो जब तक आप उसको सबमिट नहीं करेंगे वो यहाँ पर सर्च के अंदर नहीं आएगा कभी भी। लग गई जी समझ? और गूगल जो है सिर्फ एक सर्च इंजन है, इसी तरीके से सर्च इंजन आपके पास और भी हैं, जिसमें आपके पास बिंग आता है, Yandex आता है और भी काफी ज्यादा आते हैं। तो आपने सभी सर्च इंजन पे अपनी वेबसाइट को, अपने एक एक आर्टिकल को सबमिट करते रहना है। ठीक है, क्योंकि दुनिया में हर कोई गूगल यूज नहीं करता। ये देखें, इसने यहाँ पर लिखा हुआ है जी विद द मार्केट शेयर अबव 90%, इट्स हार्ड टू आर्ग्यू दैट एनी सर्च इंजन सर्व्स अप टू बेटर रिजल्ट्स देन गूगल। लेकिन 90% दुनिया जो है वो गूगल यूज करती है, लेकिन 10% यूजर्स जो हैं वो बिंग यूज करते हैं और ये जितने भी हैं Yandex। तो आपने इन सभी क्या कहते हैं सर्च इंजन पे जाकर इनके सर्च कंसोल की आईडीज बनाकर वहां पर अपनी वेबसाइट सबमिट करनी है और जो भी आप नया आर्टिकल लिखेंगे वो भी सबमिट करना है। लगी समझ जी? तो ये आपका एक पहला क्लियर हो जाएगा सर्च इंजन सबमिशन का। ये मैं आपको बता रहा हूँ जी ऑफ पेज एसईओ। वेबसाइट आप एक दफा ही सबमिट करेंगे, लेकिन आर्टिकल जब भी आप नया लिखेंगे या जब भी कोई न्यू पेज बनाएंगे आप जाकर उसको सबमिट करेंगे।
लग गई समझ? यस सर। तो ये हमारा अभी फर्स्ट पॉइंट था ऑफ पेज एसईओ का। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो हम पहले कोर्सेज में भी डिस्कस करते आए हैं, शायद नाम देख के पता लग जाएगा आपको। क्यों काशिफ, याद आया कुछ? यस सर, याद आ गया। क्या करते हैं इसमें हम? सर वो इमेज का जो होता है लिंक वो सबमिट करते हैं। इसमें काम इस तरीके से करते हैं कि हमने यहाँ पर आकर लिखना है जी इमेज सबमिशन साइट्स। अब आपके पास 65 फ्री इमेज सबमिशन साइट्स आ रही हैं। आपने इन 65 वेबसाइट्स के ऊपर अकाउंट्स बनाने हैं और एक एक वेबसाइट पर जाकर आपने, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से देख लेता हूँ जी कोई वेबसाइट जिसके ऊपर मैं लॉगिन हूँ। अभी तक तो कोई नजर नहीं आ रही मुझे। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक की एग्जांपल ले लें यार। मैं यहाँ पर अगर आऊँ, फेसबुक लिखूँ, यार लॉग इन करना पड़ना मुझे अब। खैर सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ कि आपने अपने, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये वाला मेरा आर्टिकल है ना, ये वाला हाउ टू फाइंड बेस्ट गेमिंग आर्टिकल, तो मैं ये इसमें से ये इमेज लूंगा अपना मेन इमेज और इस आर्टिकल